नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब तैयारी करेंगे 10 की दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की कमजोरी। निफ्टी 50 पॉइंट के दबाव के साथ 25,150 के करीब। बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी नरमी के साथ कारोबार। आईटी शेयरों में आज बाजार पर बनाया दबाव, 1.25% ज़्यादा फिसला निफ्टी आईटी इंडेक्स। नतीजों के बाद परसिस्टेंट और कोफोर्ज में करीब 7 से 8% की जोरदार गिरावट, बने वायदा के टॉप यूजर्स। कोफोर्ज मैनेजमेंट ने कहा कंपनी के लिए अच्छा रहेगा पूरा वित्त वर्ष। रिजल्ट्स के बाद इन्फोसिस भी नीचे। Q1 नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी का मोड़, करीब 2% चढ़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। रिजल्ट्स के बाद टाटा कंज्यूमर भी चढ़ा। वहीं नतीजों के बाद फोर्स मोटर्स में 13% का उछाल। यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका की टैरिफ डील के पहले ऑटो शोरूम में तेजी, 3% उछाल के साथ संवर्धन मदरसन बना वायदा का टॉप गेनर। टाटा मोटर्स में भी 2% ज़्यादा का उछाल। आज के स्पॉटलाइट में भी हुआ था सटीक एनालिसिस। 10% की गिरावट के साथ IEX बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। अगले साल जनवरी से मार्केट कपलिंग लागू करने के रेगुलेटर CERC के फैसले से लगा झटका। टेस्ला की एंट्री में छुपी है एस्पिरेशनल इंडिया की कहानी। नया भारत अब कुछ बड़ा सोचता है, सपने साकार करने के लिए निवेश की भाषा बोलता है। सुनील सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू, वेरी एंजॉयबल। इस समय स्टॉक मार्केट में अगर कोई एंटर कर रहा है तो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखे थे? 12-15% ओवर द नेक्स्ट 3-4-5 इयर्स। टेस्ला और मार्केट का क्या है कनेक्शन? मार्केट गुरु सुनील सिंघानिया के साथ देखिए हमारा खास डिस्कशन। कोई भी ग्लोबल कंपनी इंडिया कंज्यूमर को इग्नोर नहीं कर सकती। ओवरऑल अब तक जो अर्निंग सीजन गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? होप तो है कि सितंबर के रिजल्ट से थिंग्स विल स्टार्ट टू इंप्रूव। मार्केट सफारी, टेस्ला की सवारी। मार्केट सफारी, टेस्ला की सवारी। समझ में आ रहा, पूछो क्या है ना कि टेस्ला के बारे में पूछो या सिंघानिया जी के बारे में पूछो, है ना। अच्छा, पहले राइड की पूछ लेते हैं, है ना। राइड कैसी रही, गाड़ी कैसी लगी आपको? शानदार, शानदार। देखिए शानदार, जिसे कहते हैं ना कि जो हाइप थी, वाज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मैं बताऊं आपको, मतलब खैर एक तो ऑब्वियसली कोस्टल रोड पर ड्राइविंग की थी तो उसका एक इम्पैक्ट था ही। BKC की पीक ट्रैफिक में भी ड्राइव की थी वैसे। और ये आप नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, मैं आपको कोस्टल रोड की ड्राइव पर लेकर चलूँगा वैसे भी। लेकिन मज़ा बहुत आया। और ये करीब करीब 40 किलोमीटर के करीब की ड्राइव थी, इतनी स्मूथ थी वो। और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई मतलब आप कुछ चला रहे हैं, ऐसा लग रहा था आप ऑटो पायलट में बैठे हैं। खैर ऑब्वियसली इंडिया में अभी इनका ऑटो पायलट फीचर एक्टिव नहीं है, लेकिन एकदम स्मूथ गाड़ी। और एकदम एक बात बताऊं मैं आपको, ये गाड़ी नहीं है, ये कंप्यूटर है बेसिकली। अगर आप जैसे US जैसी कंट्री में अगर इस गाड़ी का देखिए असली मज़ा आएगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ पर बस आपने उसको लगा के छोड़ दिया, उसके बाकी गाड़ी अपना काम करेगी। मतलब इस गाड़ी में एक फीचर ये भी है, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं चलेगा, कि आप अपने फ़ोन पे आपने एक डाला, वो गाड़ी अपने आप गैराज से निकल के आपके पास आ जाएगी और आप उसमें बैठ के जा सकते हैं। एक फीचर इसका ये भी है वैसे। ऑब्वियसली इंडिया में वो अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन एकदम स्मूथ। इसके जो गाड़ी में जो इंटीरियर्स है ना, उसमें एक सिर्फ एक बेसिकली iPad टाइप का एक बड़ी स्क्रीन दी हुई है। सब कुछ वही कंट्रोल करता है। ना गाड़ी में गियर बॉक्स है, ना गाड़ी में AC के वेंट हैं, ना ही गाड़ी में कोई और बटन है, कुछ नहीं है बेसिकली। एक और एक फीचर बताऊं इसका आपको मैं, जो आगे आपके लिए काफ़ी इसमें अच्छा फीचर है वैसे। ये आप कभी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं और अगर आप कुछ बर्फ़ और सॉफ्ट ड्रिंक लेके जाना चाहते हैं ना, तो वो सामने वाला जो बोनेट की जगह है ना, वो एक एक्चुअली इंसुलेटेड डिक्की है, उसमें आप वो रख सकते हैं और कहीं रास्ते में ब्रेक लेके फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीकर आराम से आगे बढ़ सकते हैं। जी गजब। तो अनुज ने जैसे कि बताया कि अद्भुत रही है ड्राइव। और बातचीत मार्केट को लेकर थी। बातचीत मार्केट को लेकर थी। एक स्पेशल इंटरव्यू है ये, बहुत मज़ा आया। सुनील सर के साथ खैर बात करके हमेशा मज़ा आता है। ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का इंटरव्यू था और ऑब्वियसली काफ़ी होपफुल हैं वो मार्केट को लेकर, स्पेशली अगले क्वार्टर से लेकर। हो सकता है ये लास्ट क्वार्टर रहे जहां पर थोड़ा सा अर्निंग्स पे एक इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन अगले क्वार्टर से काफ़ी होपफुल है।
तो लेट्स सी, लेट्स Okay. होप एंड प्रे, है ना। जी हाँ, मार्केट सफारी और टेस्ला की सवारी, ये शो आप कल 10 बजे, मतलब ठीक इसी वक्त जब हम बातचीत कर रहे होंगे तो बात नहीं कर रहे होंगे, हम ये बातचीत सुन रहे होंगे। और सुनील सिंघानिया के साथ ये अद्भुत ड्राइव पे क्या हुई बातचीत, कल देखिए 10 बजे। मार्केट्स पे आते हैं, लौटते हैं 25,164 निफ्टी बैंक भी स्लाइट इन द बैकफुट बट नॉट डिसाइसिवली 57,000 के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल्प्रिट, आज का गुनहगार, आज का ड्रैगर, इट्स निफ्टी आईटी जो इस वक्त अब 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। अनुज, थोड़ा सा हल्का सा मैं मेहमानों से बात करूँ उससे पहले थोड़ा बात करते हैं इंडेक्स की। आज का बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो हमारे पास वो कल वो एक अद्भुत ब्रेकआउट था, उसको एक बार फिर फेलियर में साबित शायद अब तक ये निफ्टी आईटी करता हुआ, है ना। बिल्कुल 100% वीरू। और देखिए मार्केट में वन डे अप वन डे डाउन, आई थिंक ये वाला ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से निफ्टी आईटी गिर रहा है और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा रहा है मार्केट के ऊपर, थोड़ा सा उसका रब ऑफ इम्पैक्ट इवन बैंक निफ्टी पर भी विजिबल है। टफ है मार्केट थोड़ा सा इस समय, और ये वीकली एक्सपायरीज की जो ट्यूसडे और थर्सडे की साइकिल्स हैं उनके बीच में जो सैंडविच सेशंस हैं उनमें रैली आ रही है, और एक्सपायरी वाले दिन पे थोड़ी सी वापस गिरावट आ रही है। लेट्स सी, अभी भी मैं ये कहूँगा कि सेकेंड हाफ का वेट करते हैं। अभी भी शॉर्ट ट्रेड नहीं है मार्केट में, है तो मार्केट में पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड ही, और ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी हम हायर लो ही बना रहे हैं। लेट्स सी, आज अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है मार्केट को। लेट्स सी, पर याद रखिएगा अभी हम हल्का सा रिट्रेस होकर 10-20 डेमा को टेस्ट करते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ स्क्रीन पे पैनल रखिएगा और उनसे करते हैं बातचीत, और उसके बाद ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। हमारे साथ मानस, सचिदन उत्तेकर, विकास सालुकर, अमित सेठ मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, पहले आपसी बातचीत करते हैं, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है मार्केट जिस तरीके से पोजीशन है 25,101 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 25,250 की ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन होगी। जब तक ये पर्टिकुलर रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, थोड़ा सा सबड्यूड रह सकता है फर्स्ट हाफ। बट जिस तरीके से स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन है, कल के सत्र में भी हमने टाटा मोटर्स को चूज किया था मार्केट ओपनिंग पे, एंड जिस तरीके से इसने अपना एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश किया था कल के सत्र में, एक अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन आज नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टाटा मोटर्स में जो बिल्टअप है लगभग मुझे लग रहा है 720 से लेकर 740 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बना के चेज करने, मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 696 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 720 का, एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 746 का, जहां पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जिस तरीके से यहाँ पर एक करेक्टिव फेज था, मुझे लग रहा है काफी ग्रेजुअल रही है, बट कंसिस्टेंटली इसने अपनी क्लोजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर मेंटेन की है। एक आरएसआई पे एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, प्लस 1030 का जो एक सपोर्ट है इसने वापस रिकन्फर्म किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जल्दी मोमेंटम नजर आना चाहिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। टारगेट ऑन दी अपसाइड अवेलेबल है 1065 तक का। स्टॉप लॉस आपको लगभग 1032 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, एंड खरीदारी करनी है इसकी फ्यूचर्स में भी। ओके, चलिए सचिन की तरफ से पिक्स। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी पिक्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल मार्केट थोड़े सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। भारतीय एयरटेल मुझे अभी यहाँ पे अच्छा लग रहा है, कल भी उसमें यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने मिला था, बट मुझे लगता है यहाँ से एक कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। ऊपर में 2040 के टारगेट मुझे लगता है वापस रिटेस्ट कर सकता है भारतीय एयरटेल, और नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 1930 का भी यहाँ पे एक बेस बना चुका है। तो इंट्राडे बेस पे 1930 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको कैरी किया जा सकता है 2040 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा बायोकॉन, जहां पे 50 वीक हाई के आसपास ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है एक नया 52 हाई यहाँ पे ये सेटल कर सकता है। 414 415 के आसपास के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। 395 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो 395 का एक स्टॉप लॉस बायोकॉन में लगा के यहाँ पे बाय किया जा सकता है 414 के टारगेट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बायोकॉन और भारतीय एयरटेल आपका एक कन्विक्शन ट्रेड। मानस, आपके 2 ट्रेड्स?
तो देखिए पहले तो मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन ने अपने 20 ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 106 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक इटर्नल का है। इटर्नल में 2 दिन पहले हमने ब्रेकआउट देखा, कल पूरे दिन हमने कंसोलिडेशन देखा, आज रैली रिज्यूम हो गई है। तो 302 रुपए के स्टॉप लॉस से इटर्नल में भी खरीदारी करनी है। 318 318 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए ये टनल की बात होगी। अमित जी, आपकी 2 ट्रेड्स? जी अनुज जी, इस समय के 2 ट्रेड में से पहला रहेगा फेडरल बैंक। यहाँ 2-3 दिनों का एक स्ट्रॉन्ग नैरो रेंज कंसोलिडेशन था, उसका आज हम थोड़ा सा 10-20 डेमा से ब्रेकआउट देख रहे हैं। 211 का स्टॉप लॉस रहेगा फेडरल बैंक में, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 220 के। तो और सेकंड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। ये स्टॉक हमारा 2 दिन से रेडार पे है। सपोर्ट से यहाँ पे एक इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई थी, और आज हम फॉलो अप देख रहे हैं। तो इसे बाय करें। 7390 7390 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे 7600 रुपीज के रहेंगे। ओके, चलिए ये इस समय की ट्रेड्स। अब प्रकाश दीवान के पास चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में अब क्या करें। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ये कोफोज को क्या हुआ आज? क्या ऐसा मार्केट को नहीं पसंद आया? क्योंकि सब कुछ ठीक लग रहा था, पोजीशनिंग भी कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थी। 8% नीचे आज का, अब सेकंड एक्सीडेंट ऑफ द डे हो गया ये तो। नहीं देखिए, मार्केट अनुज अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता है। जबकि मैनेजमेंट कमेंट्री आपने भी सुनी, इतनी पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। बट कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट का रुख है वो बहुत, सिंस वो क्लियर कट है, उसमें बहुत वो होप नहीं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक्विजिशंस की जो उन्होंने बात की, वो आर सिस्टम्स नहीं लेंगे, ये बहुत क्लियरली बताया। तो मार्केट को कोई चटपटा कुछ ट्रिगर नहीं दिखाए। तो होता ये है कि इस टाइप के बिजनेसेस को जब मायूसी आती है तो वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के कंपेयर जो रियलिटी होती है उसके वजह से ही आती है, नॉट फ्रॉम एब्सोल्यूट टर्म्स। आपने 2 दिन पहले ब्लू जेट हेल्थ केयर में देखा, एक कंपनी है जो फार्मा स्पेस में, क्योंकि वो इतना अच्छा नंबर्स करते आए हैं, दिखाते आए हैं, सडनली थोड़ा सा भी मार्जिन में कटौती हुई तो वो मार्केट को मायूसी आ गई। सो ये चीज कोफोर्ज के साथ भी हो रही है। आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपेक्टेशन मिसमैच। रियलिटी थोड़ी सी अलग है, एक्सपेक्टेशन बहुत बिल्डअप हो चुकी थी। बट मेरे हिसाब से एक्सेप्ट फॉर दैट बीएफएसआई स्पेस जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने एक्नॉलेज किया कि भाई दबाव है, बाकी तो उनके हिसाब से सब ग्रोथ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये कमेंट्री अभी तक की आईटी कंपनीज में से सबसे बेस्ट रही। सो उस लिहाज से आई एम श्योर मार्केट इसको पहचान पाएगा। थोड़ी देर बाद होगा, हो सकता है इमीडिएटली रिएक्शन नी जर्क है, पर कहीं ना कहीं रिकवरी आने की गुंजाइश बहुत स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर नाम। ओके, बिल्कुल। तो ये बात होगी कोफोज की। इसके अलावा ओवरऑल अब आईटी पर व्यू क्या बन रहा है? क्योंकि आज देखिए इन्फोसिस भी पनिश हुआ, परसिस्टेंट भी पनिश हुआ, सिर्फ एक ओरेकल है जो ग्रीन में है, बाकी सब में दिक्कत आई। आईटी पर अब ओवरऑल क्या व्यू है आपका? ये अनुज व्यू सेम है जो पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये क्वार्टर में आईटी के लिए कोई भी जिसको कहते हैं ना गुड न्यूज है नहीं। और उसके कारण है, आप ये देखिए कि अंडरलाइंग जो बिजनेसेस हैं हमारी कंपनीज के, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, केपीआईटी, इनको अगर आप हटा दो जो थोड़े से नीश एरियाज में है, फोकस एरियाज में है, पर जो ब्रॉड बेस्ड आईटी सर्विसेज हमारी बड़ी कंपनीज जो डिलीवर करती हैं, वहां पे कोई यूएस में इस टाइप की उत्तेजना नहीं दिख रही है कि ये चीजें वापस से रिज्यूम हो जाएंगी, ऑर्डर्स नए आना शुरू हो जाएंगे। जबकि इन्फोसिस के नंबर्स एक्चुअली अगर आप देखें तो काफी हद तक एक्सपेक्टेशन के अनुमान से, मतलब एक्सपेक्टेशन और रियलिटी जो है वहां पे कोई गैप इतना नहीं आया है, अनलाइक टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, टीसीएस। सो मेरे हिसाब से मार्केट को कोई खास ट्रिगर नहीं दिखेगा और ये चलते रहेगा। हो सकता है सेकंड क्वार्टर के बाद आपको, सितंबर के बाद आपको शायद ग्रीन शूट्स दिखने लगे और सेकंड हाफ में थोड़ा सा एक्सेलरेटेड ग्रोथ की उम्मीद बन जाएगी। बट अदरवाइज आईटी से दूर है। ये सारी कंपनीज ने जो कैश यूटिलाइजेशन है उसका कुछ खास किया नहीं, एक्विजिशन बड़े मुश्किल से किए हैं, जबकि यूरोप में बहुत अच्छे अच्छे एक्विजिशन मिलते हैं, लेकिन वो साइज और फिटमेंट को देख के बड़ी कंपनीज नहीं कर पा रही है। बट मेरे ख्याल से मिड साइज कंपनीज ये ज्यादा कर पाएंगी। सो आगे चल के भी जो पहला वेव आएगा रिवाइवल का, वो मिड साइज आईटी में आएगा। मेरे को नहीं लगता है टीसीएस और विप्रो और इन्फोसिस में इतना खास आएगा। इन्फोसिस ऑफ कोर्स स्लाइटली बेटर प्लेस, क्योंकि पिछला क्वार्टर खराब था तो वहां से रिकवरी आपको दिखी है, तो रिलेटिव है। बट थोड़ा सा दूर रहने की इसमें गुंजाइश ज्यादा है। सितंबर नंबर्स देखेंगे, फिर देखी जाएगी क्या करना। प्रकाश सर प्रणाम। मैं
ऑटो में पूछने वाला था आपसे, व्यू क्या बन रहा है? M&M ने सडनली लीडरशिप एक बार फिर से एक्वायर कर लिया, ऑल टाइम हाई। टाटा मोटर्स में पुल बैक, अशोक लेन डूइंग वेल। हालांकि आपको मालूम है अनुज टेस्ला चला के आए मुंबई के शोरूम से निकाल के सिंघानिया साहब के साथ, कह रहे बहुत चीज़ पसंद आई है। पर ऑटो पे आपका व्यू क्या है? अभी इनको टक्कर नहीं देंगे सीधे सीधे M&M को, टाटा मोटर्स को, लेकिन फिर भी आपका व्यू? नमस्कार नमस्कार वीरू। देखिए, मैं उम्मीद करूंगा आप भी बम्बई आए और टेस्ला की सवारी करें। नहीं, अनुज ने कहा है, कुछ नहीं तो अनुज ने कहा है कि एक बार घुमा के लाएंगे, घुमा के लाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ आपकी और अनुज की सफारी, मार्केट सफारी और टेस्ला की सवारी जो है उसकी भी तो चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, टेस्ला के आने से क्या हुआ, जब टेस्ला का अनाउंसमेंट हुआ तो M&M का शेयर पिटा। अब टेस्ला जब लॉन्च हुई तो M&M का शेयर बढ़ा है। तो होता क्या है कि जो मार्केट में रियलिटी ये रहती है कि एक अपेक्षा जो बनती है, एक उम्मीद बनती है कि भाई ये कंपटीशन बढ़ाएगा, टाटा मोटर्स को ईवी का पोर्टफोलियो पे आंच आएगी है। वो सेगमेंट्स अलग है। टेस्ला की गाड़ी 60 लाख की गाड़ी और कहाँ मतलब 30 लाख की गाड़ी या 25 लाख की गाड़ी, तो ये कंपैरिजन है ही नहीं। अब जो मार्केट में हो ये रहा है कि ब्रॉडली अर्बन कंजम्पशन में जो एक थोड़ा सा रिवाइवल आने की उम्मीद है, उसके 2-3 कारण है। देखिए, ट्रिगर्स इतने स्लो हैं कि मतलब शुरुआत इनकी हुई थी बजट से। बजट में जो लोगों के पास पैसा ज्यादा, थोड़ा सा सेविंग्स टैक्स की वजह से आएगा, आपके इंटरेस्ट रेट्स घट गए तो ईएमआई में काफी अच्छी खासी कटौती हुई है। जो ईएमआई 7-7.5 हजार की थी वो आज 6,300 की हो गई है, मतलब ऑन अ 1 लाख लोन एंड ऑल्सो। ये जो इस टाइप की चीजें जो सारी हो रही हैं, अब होगा ये कि इसका इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन में फेस्टिव सीजन में दिखेगा। अभी कुछ नहीं दिखा, मॉनसून ठीक ठाक आया तो रूरल कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं आएगी। एग्री के प्राइजेस देखिए आप, इस बार जो एग्री आउटपुट है, ना सिर्फ आउटपुट ज्यादा आएगा लेकिन आपको उसके रियलाइजेशन भी बहुत अच्छे आएंगे। तो ये चीजों को अभी हमने समझा नहीं है क्योंकि दिखी नहीं है चीजें। लेकिन सितंबर तक मेरे ख्याल से ये आपको सारी चीजें आंकड़ों में दिखना शुरू हो जाएंगी, कंजम्पशन की और प्राइसिंग की। तो मुझे लगता है ऑटो में वहां पे जाएगा कि पिछले 1.5 साल ऑटो ने कुछ नहीं किया। मतलब ऑटो के नंबर्स अगर आप देखें, मारुति को देखिए, विच इज अ बेलवेदर, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है सारी इंडस्ट्री को, तो वहां पे कुछ खास हुआ नहीं। कमर्शियल गाड़ियों में तो बहुत समय से, जब से वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाई थी, परमिशन ज्यादा दी थी कि इतनी गाड़ियों में, इन बड़ी गाड़ियों में आप वजन ज्यादा ले जा सकते हैं, उसके बाद तो बिक्री कोई खास नहीं हुई है। सो ये सब चीजों से रिवाइवल आने की उम्मीद जरूर है, बट उम्मीद है आपको जब रिवाइवल दिखे तो ये स्टॉक भागेंगे। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एंसिलरी वाला जो पार्ट है ऑटो एंसिलरी का, वहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी वैल्यू डिस्कवरी हो सकती है। जैसे बॉश है, एबीएस अब अगले साल से सारी बाइक्स में कंपलसरी हो जाएगा, तो ये लोग मास्टर्स हैं उसमें, लीडर्स हैं। सनरूफ हर गाड़ी में बनना शुरू हो गया है। तो गैब्रियल को देखिए, अब गैब्रियल का परफॉर्मेंस है, कभी डिस्कस ही नहीं होता स्टॉक। मैं ये आज के लेवल में रिकमेंडेशन जरूर नहीं कर रहा, बट 1,000 रुपए का स्टॉक हो गया। ये हुआ करता था 3 साल पहले 200 का हुआ करता था। सो ये इस टाइप की जो चीजें आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, वो इतने स्लो होते हैं कि दिखते नहीं। और अब यही होगा कि ऑटो एंसिलरी में आपको एक चाल दिखेगी पहले, और उसके बाद ओईएम्स में दिखेगी, बट वो फेस्टिव सीजन के बाद शुरू हो जाए। ओके चलिए, तो यहाँ पे ये हो गया डिस्कशन, डेडिकेटेड डिस्कशन ऑटो पे। बस बहुत कुछ लपेट लिया सर ने आपने यहाँ पे। गैब्रियल का भी जिक्र किया, हाँ क्या गजब करा ये स्टॉक। 150 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, आज ऑलमोस्ट 997 हिट करता हुआ। एक दो पॉकेट्स और, आई मीन जहाँ पे मैं लॉन्ग की नहीं या फिर प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात करूँगा। प्रकाश सर, रियल स्टेट अभी हम तो रोज़ ग्राउंड रियलिटी को देखते ही हैं, थोड़ा सा डिमांड अब नदारद है, और आपको रिसीव होने वाली कॉल्स की संख्या को देखकर आप इस बात का कयास लगा सकते हैं। आपका टेक इस वक्त रियल एस्टेट पे क्या बन रहा है? वीरू, रियल एस्टेट एक पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें हर कंपनी का बिहेवियर अलग है। इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट सेक्टर है ट्रैक करना एनालिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपको सेक्टर समझ आ जाता है तो आपको बेसिक चीजें समझ आती है कि भाई लैंड कॉस्ट 60% होती है, 40% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है, आपके रियलाइजेशन में इतने मार्जिन होते हैं, ये इनपुट साइड में इतने खर्चे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो लॉन्च हो रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स, उसमें हर एक प्रोजेक्ट की एक जिसको कहते हैं ना, उसका हुलिया अलग है और उसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के पीएनएल पे अलग है। तो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि अब आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और मैक्रो देखना पड़ेगा। ये माइक्रो उसमें समझ नहीं आएगी कि कौन सा स्टॉक ले।
जैसे आज ब्रिगेड होटल का एक आईपीओ अभी अनाउंस हुआ है। अब ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का काम देखें और ब्रिगेड होटल का देखें तो बहुत फर्क है इसमें, लेकिन वो अब अपने आप को डी रिस्क करके वो करें। तो हर एक रियल एस्टेट कंपनी को एक चीज समझ आई है कि सिर्फ रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना के बेचने में कमाई इतनी खास नहीं होगी। अब मौका आएगा और या अपॉर्चुनिटी ये है कि जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग प्लेस हैं, जो सेकेंडरी प्लेस जिसको हम कहते हैं, कि रियल एस्टेट में जैसे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो रियल एस्टेट बेचता है या रियल एस्टेट को पोजीशन ठीक से करता है, रियल एस्टेट का नेटवर्क अब्जॉर्प्शन का बनाता है, वैसे सब बिजनेसेस अब आपको ज्यादा दिखेंगे चलते हुए। और कुछ बिजनेसेस हैं पाइपलाइन में जो आना शुरू हो जाएंगे, बट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम रियल एस्टेट बाय एंड लार्ज। एक आध आपको स्पेसिफिक कोई अच्छी कंपनी दिखती है बिकॉज ऑफ लोकेशनल एडवांटेज, तो वो आप वो ले सकते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखें तो ये जैसे वेलर एस्टेट है जो पहले डीवी रियलिटी था, अब वो बहुत अच्छा चला, 250 की तरफ कूच की और उसके बाद वो डीमर्जर आ गया, होटल्स का उनका बिजनेस अलग से कर दिया उन्होंने। सो इसकी वजह से वो थोड़ा सा वापस एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो हर एक रियल एस्टेट कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है अपने आप को डी रिस्क करने की, क्योंकि सिर्फ प्योर अब्जॉर्प्शन डिमांड के ऊपर ये नहीं चलेगा, बट इसमें बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। तो कोई स्पेसिफिक नाम अगर आपको पसंद आता है, उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, तो वो पीएनएल में ट्रांसलेट हो पाएगा। लेकिन बैलेंस शीट जहां पे थोड़ी सी भी कमजोर है, उनके लिए थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन जो है, जो सेल है एंड यूजर का, वो थोड़ा सा अभी पैटर्न जो है वो धीमा पड़ता हुआ समझ आ रहा है। और वो भी लोकेशन स्पेसिफिक है। दिल्ली की बात अलग है, आपके एनसीआर में चीजें अलग हो रही हैं एयरपोर्ट आने की वजह से, बॉम्बे में न्यू बॉम्बे में इतनी चीजें अलग हो रही है। सो आई थिंक बहुत लोकेशन स्पेसिफिक हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ओके, इस अर्निंग सीजन का स्टॉक ऑफ द सीजन इटर्नल, यहाँ पर क्या भी होगा अब आपका प्रकाश जी? देखिए आज भी अब ये निफ्टी का टॉप गेनर, और क्या शानदार मोमेंटम। और आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो ये अब नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब होगा इसका। ऑल टाइम हाई लगा दिया फ्रेश। क्या भी होगा इस पर अब? अनुज, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि अगर मैं मोमेंटम खेल सकता हूँ तो ये नीचे से ऊपर जब जाता है तो आप पैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो वो काबिलियत भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे इसमें कोई वैल्यू अभी नहीं समझ आती। मतलब आज 3 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप, सिर्फ 370 करोड़ एबिटा, मतलब आप बहुत ज्यादा फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं। मतलब आप ऐसा है कि फ्यूचर में बहुत चीजें होने वाली हैं, बहुत चीजें अच्छी चलेंगी, कन्वीनियंस है, ये है, वो है, सब है, लेकिन फाइनली इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स जो जब बात आती है तो उसके बेसिस पे देखें तो वो डर लगता है कि भाई ये अगर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स बिकॉज कोई बेचना नहीं चाह रहा और लोग और लेना चाह रहे हैं, इसकी वजह से वो फ्लोट कम है और वो बढ़ते जा रहा है भाव, वो अलग बात है। तो हो सकता है ये आपको रिवॉर्ड करे, फोमो भी आएगा, लेकिन एज अ वैल्यू इन्वेस्टर मुझे लगता है बहुत महंगा है। आई वुड स्टे अवे टिल नंबर स्टार्ट करेंगे। इसमें होगा क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगले कुछ सालों में जोमेटो का शेयर का भाव शायद बहुत नीचे ना आए पहले जैसे। हमने तो 48 रुपए पे देखा हुआ है, इसलिए अलग एक छवि उसमें छपी हुई है। लेकिन अगर नीचे नहीं आता तो अर्निंग्स ऊपर बढ़ेगी, और अर्निंग्स अगर प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग्स बढ़ना शुरू हुई और वो रफ्तार चेंज हुई, विच कैन हैपन, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, बट वो पहले हो जाने दीजिए फिर करेंगे। मतलब एक स्टेज आएगी जब आपको कन्विक्शन भी आने लगेगा कि हाँ ये चीज हो रही है या होने की इसमें पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अभी थोड़ा सा होप ट्रेड है, पैसा कम है हम लोग के पास, इस टाइप के चीजों में लगा दे तो बाकी चीजें फिर रह जाती। सो इस वजह से नहीं समझ आती इसके अंदर लगाने की। चलिए प्रकाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने। मार्केट में थोड़ी रिकवरी लोअर टिक्स से है, इट्स 25167। श्रीकांत चौहान से एक टेक चेक लेते हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और कल हमने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा था, बट हमें फिर ड्रैग करती हुई एक फोर्स, और वो है निफ्टी आईटी। आपका सेटअप पे व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए सेटअप वैसे आज मुझे लग रहा था कि मार्केट 25,250 के लेवल्स को क्रॉस कर लेगा, लेकिन वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था। एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की एक जो सीरीज बनी थी उसका वो एक पीक पॉइंट था, और वहां पे ही मार्केट फेल हुआ है।
तो मार्केट वापस से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मुझे ओवरऑल लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में, 3-4 दिनों में मार्केट चलेगा। लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा-सा मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। हालाँकि अभी करेक्शन हो चुका है, मार्केट 10 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है आज का पूरा दिन इसी रेंज में वक़्त गुज़ार सकता है मार्केट। बट येस, अगर मार्केट 25,250 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर लेता है, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आज एक्सपायरी भी है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि एक्सपायरी के दिन पे मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है। तो शायद 25,150-140 के करीब एक कॉन्ट्रा व्यू के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, 25,100 के स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अभी यहाँ पे काम करने के लिए वैसे भारती एयरटेल जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन हमें स्पेसिफिकली जो अच्छा लग रहा है वो है कमिंस इंडिया। 3600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ब्रेकआउट के नजदीक है। काफी अच्छी तेजी देखी गई है, ओवरऑल स्पेस में ये काफी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो 3600 के करीब अगर इसे खरीदते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से 3750 तक जा सकता है। 3540 का मुझे स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही साथ जो मुझे और एक अच्छा लग रहा है काउंटर जिसके ऊपर हमने चर्चा की थी वो है पेटीएम। कल के दिन में हमने एक अच्छी करेक्शन देखी थी स्टॉक में बिकॉज़ ऑफ मे बी प्रॉफिट टेकिंग प्रेशर हो सकता है। बट इवेंचुअली स्टॉक वापस से 1070 1080 के करीब आ चुका है। मुझे लगता है कि इसमें एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन रहा है जो स्टॉक को इवेंचुअली 1400 तक लेके जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1150 1170 के तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो एक पेटीएम को भी खरीदा जा सकता है 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स और मार्केट पर अपना व्यू रखने के लिए। वीरू और मैं इस शो को अब यहाँ समेटेंगे। मार्केट में थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन अभी भी दिक्कत तो बनी हुई है निफ्टी की। ट्रेडर्स हॉटलाइन शेयर कंचन के साथ कुछ ही देर में।